मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आप लोगों को संविधान में संसद टॉपिक के अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है संसदीय समितियां, है ना, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय समिति के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो संसदीय समितियां जो होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है बच्चा अस्थाई समिति। क्या होता है? पहला होता है बच्चों अस्थाई समिति। अस्थाई समिति। दूसरा जो होता है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति। बच्चे देखो, अगर मैं बात करूँ अस्थाई समिति के बारे में, तो अस्थाई समिति में सबसे प्रमुख जो होता है वह दो नाम लिया जाता है। क्या नाम लिया जाता है? सबसे प्रमुख दो नाम लिए जाते हैं अस्थाई समिति में। समझ गए? पहला नाम जो होता है वह नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। दूसरा जो होता है बच्चा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। समझ गए? ये प्रमुख समितियां हैं। मतलब अस्थाई समिति में, परमानेंट कमेटी में, ये अस्थाई समितियां में बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी मानी जाती है। इसके अलावा तो और कमेटियां होती हैं अस्थाई समिति में भी। जैसे मान लो कि तुम्हारा विशेषाधिकार समिति होती है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, महिलाओं के लिए समितियां होती हैं, है ना, SC/ST के कल्याण संबंधी समितियां होती हैं, कार्य मंत्रणा समिति होते हैं, है ना, जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है। अनेक समितियां होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो हम लोग को देखना है ये दो समितियां होती हैं। अस्थाई समिति कहते किसे हैं बच्चों? अस्थाई समिति जो कहा जाता है, ऐसे समितियां जो अपना रिपोर्ट पेश करने के बाद भी भंग नहीं होती हैं, वे अस्थाई समिति कही जाती हैं। और अस्थाई समिति उसे कहा जाता है जो अपना रिपोर्ट पेश करने के बाद अरसल भंग हो जाती हैं। जैसे आपने गरीबी पे देखा होगा, गरीबी पे बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, रिपोर्ट पेश किए, फिर समाप्त हो गई। बलवंत राय मेहता समिति का नाम सुना होगा आपने। जैसे बलवंत राय मेहता समिति था कि अपना उसने रिपोर्ट पेश किया, खत्म हो गया, तो वह अस्थाई समिति है। समझा गया? तो अस्थाई समितियों में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं लोक लेखा समिति के बारे में। देखिए, लोक लेखा समिति जो होता है इसे PAC कहा जाता है। PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी से कहा जाता है लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसकी जो स्थापना था लोक लेखा समिति का 1921 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1921 में हुआ, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। समझ गए? लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है ना, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्षों का। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होता है। इनमें सदस्य कितने होते हैं बच्चे? इनमें जो सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, वो केवल टोटल 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से होते हैं। स्टूडेंट्स, मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जोड़ देंगे तो 15 7 22 हो जाएगा आपका। ये 22 सदस्य जो होते हैं, ये होते हैं कहाँ से? लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से होते हैं। सभी का चुनाव जो होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग होता है ना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही इनका चुनाव होता है, इनके सदस्यों का भी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसके अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है
वह लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के सदस्यों में से ही करता है। इस समिति में जो 22 सदस्य हैं, 22 हो गए, ये 22 सदस्यों में से ही लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है एक को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर देता है। देखिए, कोई मंत्री लोक लेखा समिति में सदस्य नहीं बनता। कोई मंत्री अगर चाहे लोक लेखा समिति में सदस्य बनना तो नहीं बन सकता। कोई मंत्री अगर चाहे लोक लेखा समिति में सदस्य बनना तो वह नहीं बन सकता है। समझ गए? लोक लेखा समिति का जो नेता होता है, इसका नेता हमेशा विपक्ष का नेता होता है। हमेशा विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का नेता जब भी होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जब भी होगा, तो अपोजिशन पार्टी का लीडर ही होता है। कौन होता है? अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है इसका नेता, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। यह जो लोक लेखा समिति है, यह सरकार के खर्च होने के बाद की जांच करता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होने के बाद की जांच करता है लोक लेखा समिति। समझ गए? ये है आपके लोक लेखा समिति के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। इतने पॉइंट को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए, प्राक्कलन समिति जो है, यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टीमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1921 में हुआ था इसका भी स्थापना, और उसी के तर्ज पर जॉन मथाई के द्वारा, किसके द्वारा बच्चा? जॉन मथाई। आजादी के बाद जो है जॉन मथाई के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया। 1950 में इन्हीं की सिफारिश पर, जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जॉन मथाई के सिफारिश पर किस समिति की स्थापना की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी, है ना। एस्टीमेट कमेटी की स्थापना जो है जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था 1950 में, आज़ादी के बाद। प्राक्कलन समिति जो है, जो एस्टीमेट कमेटी है हम लोगों का, इसके भी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, और चुनाव वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग ही इनके सदस्यों का भी चुनाव होता है। समझ में आ रहा है? इनके सदस्यों का भी चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से ही होता है। समझ गए? इसके जो सदस्य होते हैं ना, ये सदस्य, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, 30 सदस्य, और सभी लोकसभा के होते हैं। सभी लोकसभा से होते हैं। 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका जो नेता होता है प्राक्कलन समिति का, प्राक्कलन समिति का नेता जो होता है, वह प्राक्कलन समिति का नेता जो है सो सत्ता पक्ष का नेता होता है। सत्ता पक्ष का नेता, जैसे आपने देखा कि ये लोक लेखा समिति में ऑपोजिशन पार्टी का लीडर ही नेता होता है, अध्यक्ष होता है। यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, जिसकी पार्टी केंद्र में विद्यमान रहेगी, उसी पार्टी का नेता अध्यक्ष इसका जो बनेगा। लेकिन 30 सदस्यों में से ही किसी को लोकसभा अध्यक्ष जो है सो इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर है कि प्राक्कलन समिति जो होता है आपका, यह एस्टीमेट कमेटी है। देखिए भी, किसी भी कार्यों का एस्टीमेट आप कब बनाते हो? तो एस्टीमेट आप तब न बनाते हो कि खर्च करने से पहले। घर तुमको बनाना है, तुम्हारे पास 5 लाख रुपया है, तो उसी पैसे के अकॉर्डिंग न पर एस्टीमेट बना लोगे अपना, कि घर बनाना स्टार्ट कर दोगे। सोच रही है कि 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, है ना, और जब बनाने लगे तो बाद में हम एस्टीमेट कर रहे हैं। जब नींव डाल दिए 50 रूम का, 50 रूम से खड़ा करना स्टार्ट किए, नींव डाल दिए 50 रूम का, और एस्टीमेट बाद में बना रहे हैं, और पैसा चल गया 15-20 करोड़ रुपया, तो गलत है प्रक्रिया यह। तो यह जो प्राक्कलन समिति है, सरकार के खर्च होने से पहले की जांच करता है। एस्टीमेट कमेटी सरकार के खर्च होने से पहले की जांच करता है, जबकि लोक लेखा समिति सरकार के खर्च होने के बाद की जांच करता है, जो पैसा जिन मतों पर खर्च हुआ उस पैसे को जांच किया कि नहीं। समझ में आ गया? ये बातें महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति जो होता है
यह क्या कहा जाता है कि कोई मंत्री इसका भी सदस्य नहीं होता, प्राक्कलन समिति में भी कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बनता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है इसका अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति में भी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, कुल सदस्य 30 जो सभी लोकसभा से होते हैं। इसका एक नाम है मितव्ययिता संबंधी, मतलब अस्थायी मितव्ययिता समिति। अस्थायी मितव्ययिता समिति से कहा जाता है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी भी इसे कहा जाता है, अस्थायी मितव्ययिता समिति। देखिए मितव्ययिता मतलब होता है कि फिजूल खर्चों पर रोक लगाने वाला, फिजूल खर्चों पर, अनर्गल खर्चों पर रोक लगाने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिक की फिजूल खर्चों पर रोक लगाने वाले को क्या कहते हैं, तो मितव्ययिता कहा जाता है। अगर आपसे ये संसद की सबसे बड़ी समिति है स्थायी समिति में, क्वेश्चन पूछा भी है कई बार एग्जाम में कि संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन है, तो संसद की सबसे बड़ी जो अस्थायी समिति है वह है आपका प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमिटी। समझ में आ गया, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी से कहा जाता है। समझे कि नहीं हमारी बात को। एक लाइन और बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि दोनों जांच करना है। यह सरकार के खर्च होने के बाद या सरकार के खर्च होने से पहले जांच करता है। पब्लिक अकाउंट कमिटी में एक लाइन और याद रखेंगे आप लोग, कैग जानते हैं, CAG कैग। कैग के बारे में क्या बताया हूँ, विनियोग विधेयक बताया हूँ ना, विनियोग विधेयक जिससे सरकार जो है सो संचित निधि से पैसा निकालती है, तो पैसा अगर बजट के अनुसार सारे विभागों को पैसा वितरित अगर हो गया, कितने विभाग को कितना पैसा देना है, तो संसद निकालेगी, तो सरकारें पैसा निकालेगी कैसे, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालेगी। तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकालेगी, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से जब निकालती है तो उस सब चीज़ों की जांच भी कौन करता है, तो ये आपका लोक लेखा समिति करता है। और ये कैग की रिपोर्ट भी जांच करता है, कैग भी उसका जांच करता है विनियोग विधेयक के बारे में, जो खर्च हुआ कि नहीं हुआ। समझ आ रहा है। लोक निधि जो होता है, लोक निधि की भी जांच करता है कैग, आपका लोक निधि की भी जांच करता है, और इस कैग की रिपोर्ट की जांच करता है कौन, लोक लेखा समिति। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। समझ गए, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके थे, समझना। और तो ये आपने देखा कि ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में महत्वपूर्ण आते ही आते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसे जरूर याद करेंगे, लिख लिए होंगे कॉपी में आप, है ना। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, हर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे, अगर कंटेंट मैंने जो बताया अगर वो आपको समझ में आया, तभी आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। समझ गए। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।